ठीक है बच्चों, तो आज क्या पढ़ेंगे? यही वाला, ठीक है। लिखो, नेक्स्ट लिखो। अब पढ़ेंगे हम सेना में विद्रोह और नौसेना में विद्रोह। इस टाइम तक हमने क्या पढ़ा कि पुलिस में, सेना में, नौसेना में, हर जगह पे हमारी जो राष्ट्रीय भावना वो घर कर चुकी थी। मतलब अंग्रेज़ों की पहले जैसी जो मजबूत पकड़ है वो नहीं रह गई थी। पहले क्या है, जो ICS को क्या बोला जाता था, इंडिया का जो स्टील फ्रेम है, मतलब जो इंडिया में जो ब्रिटिश का शासन टिका हुआ उन्हीं के ऊपर टिका हुआ, जो मतलब ICS अधिकारी थे उन्हीं के ऊपर टिका रहता था। लेकिन अब वहाँ पर भी क्या इंडियंस जाने लग गए हैं, नेवी में, आर्मी में, एयरफोर्स में, सब में इंडियंस होने लग गए हैं। अब वो लोग क्या ना, धीरे धीरे अपने देश के प्रति भावना उनकी है, तो वो लोग विद्रोह कर देते थे। क्या कर देते थे? विद्रोह कर देते थे। ठीक है, तो देखो, लिखो चलो, आर्मी का विद्रोह, नौसेना का विद्रोह कब हुआ? लिखो, कराची में कराची में 20 फरवरी 1946, 20 फरवरी 1946 को पहले वो वाला लिख लो, ठीक है ना, 19 फरवरी लिखो। 19 फरवरी 1946 को नौसेना विद्रोह हुआ। हाँ, नौसेना कहाँ रहेगी? जहाँ पोर्ट रहेगा, ठीक है। तो नौसेना मतलब नेवी विद्रोह। नौसेना क्या बोलते हैं? नेवी, ठीक है। तो नेवी का जो विद्रोह है वो हुआ, ठीक है। तो कराची का ये डेट पूछता है कि नौसेना विद्रोह कब हुआ, तो 19 फरवरी 1946 को, ठीक है। हाँ, 19 फरवरी 1946 को। रुको, ये कराची में नहीं होता, ये बम्बई में हुआ था, ठीक है। कराची वाला विद्रोह जो एयरफोर्स का था, ठीक है, लेकिन ये बम्बई में है। जहाँ बंदरगाह रहेगा वहीं पे है, लेकिन कहाँ पे है? ये बम्बई में, ठीक है। बम्बई में नौसेना का विद्रोह हुआ कब? 19 फरवरी 1946 को, ठीक है। और कौन सा जहाज़ था? INS तलवार। क्या नाम था उसका? INS तलवार, उस जहाज़ का नाम था। और उस जहाज़ के जो सैनिक हैं उन लोगों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। बोले कि हम नहीं करेंगे तुम्हारा काम, और अंग्रेज़ी मुर्दाबाद के नारे लगाने लग गए। और ये बोले कि हमें अपने कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाने लग गए, मुस्लिम जिंदाबाद और मुस्लिम लीग जिंदाबाद के नारे लगाने लग गए। अब वो सेना है, उसमें तो आर्मी के लोग भी रहेंगे, उसमें मुस्लिम भी रहेंगे, हिंदू भी रहेंगे, सिख भी रहेंगे, सब कोई रहेगा, है ना। तो वो किसी एक धर्म के लिए नहीं था। अब देखो, 5000 सैनिकों ने आज़ाद हिंद फौज के बिल्ले लगाए। अब वो आज़ाद हिंद फौज की जय जयकार करने लग गए, ठीक है। इन्होंने सभी के लिए बराबरी की मांग की। और उसके बाद क्या हुआ? ये लोग जहाज़ पर क्यों नाराज़ थे? ये लोग नाराज़ क्यों थे? ये लोग विद्रोह क्यों कर रहे थे? इनके खिलाफ भेदभाव बहुत किया जाता था। उनको अच्छा खाना, अंग्रेज जो अफसर थे और सैनिक थे उनको बढ़िया खाना देना, इनको थोड़ा सा कम घटिया खाना देना, उनको रहने के लिए अच्छी परिस्थितियां देना, इनको रहने के लिए बेकार परिस्थितियां देना, सैलरी कम देना, ज़्यादा देना, यही सब अंतर था। तो अब इन लोगों को भी लगा कि अब तो देश हमारा होने वाला है, अब तो हमारी चलेगी, अब तो हमारा ही राज आने वाला है। तो सब न्यूज़ तो ये भी सुनते होंगे ना, है ना, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, रेडियो सुनते होंगे कि आज यहाँ पे हड़ताल है, आज कांग्रेस ने ये किया, सुभाष चंद्र बोस ने ये किया, अब देश में राज आने ही वाला है, ये सब सुनते होंगे। तो इनका मनोबल भी ऊँचा हो गया कि ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया? खराब जो रहने सहने की जो खराब परिस्थितियाँ हैं उसके कारण इन लोगों ने क्या किया? मुस्लिम लीग के झंडे लगा दिए, कांग्रेस के झंडे लगा दिए, और लगा दिया सीधे जहाज़ पे लिख दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों वापस जाओ, हम तुम्हारे अंडर में काम नहीं करेंगे, और सीधे एकजुट हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि अब इनको लगा कि भाई ये लोग वो कर दिए, तो अब इनको फिर से ये लोग अंग्रेज लोग क्या करेंगे? सीधे उड़ा देते थे, वो लोग जेलें बंद कर देते और गोली मार देते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है? दोनों नेता आए। देखो, यहाँ पे कांग्रेस के लीडर भी आए और मुस्लिम लीग के लीडर भी आए। कांग्रेस के आए भी और मुस्लिम लीग की। कांग्रेस के आए सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन आए? सरदार पटेल। इन्होंने कहा कि भाइयों, मेरे सैनिक भाइयों, अभी सशस्त्र संघर्ष का टाइम नहीं है, और हम लोग राजनीतिक रूप से उसका हल निकाल रहे हैं, और जैसे भी होगा हम लोग करेंगे, और हमारा ही देश है, लेकिन अभी आप लोग चुपचाप से काम करते रहिए, है ना। जैसे अपना देश होगा तो आप लोग फिर अपने देश में होंगे, तो लड़ने से मरने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो फिर इनको बना लिया, मान गए। इसके लिए मुस्लिम लीग के लिए कौन आए? जिन्ना आए, है ना। जिन्ना ने भी मुस्लिम सैनिकों से अपील की वह अपील की, तो फिर ये लोग माने। तो मतलब कहने का कि अंदर तक इनके, अब ये लोग ना ब्रिटिश राज के प्रति वफादार नहीं रह गए थे। हर चीज़ में क्या है, मतलब नेशनलिटी, इंडियंस और राष्ट्रीयता की भावना घुस गई थी, इसलिए अंग्रेज़ों को भागना पड़ा ना। क्योंकि जिनको आदेश दे रहे हैं मारने का वही लोग नहीं मारेंगे, तो ऊपर आके थोड़ी वो तलवार चलाएगा, गोली चलाएगा। वो सैनिक ही तो मेन काम कर रहे हैं ना। जो विद्रोह को दबाते हैं, कौन दबाता है? सैनिक। तो सैनिक ही मना कर देंगे हम नहीं जाएंगे, फिर क्या होगा? फिर उनको पकड़ने के लिए अलग से सैनिक लगाओ,
तो इसलिए फिर वो लोग धीरे धीरे करके अपने हाथ खींचने लगे और आज़ादी की यही सब कारण थे। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा, नौसेना विद्रोह का हुआ था 19 फरवरी 1946 को बम्बई में जहाज़ के नौसैनिकों द्वारा किया गया, और इन्होंने क्या किया, ये कर दिया। तो क्वेश्चन बनता है कि नौसेना विद्रोह कहाँ हुआ था, बम्बई में। कब हुआ था, 19 फरवरी 1946 को। कौन से जहाज़ में हुआ था, INS तलवार में। ठीक है, और कांग्रेस के कौन से नेता के कहने पर वो लोग मान गए थे, सरदार पटेल और मुस्लिम लीग जिन्ना। ठीक है, अब देखो इसी तरीके से एयरफोर्स का विद्रोह हुआ था। कहाँ पर हुआ था, एयरफोर्स में विद्रोह हुआ था कराची में। कहाँ हुआ था, कराची में हुआ था। उसके अगले ही दिन जैसे ही न्यूज़ पहुंची कि नौसेना विद्रोह हुआ तो वायुसेना ने विद्रोह कर दिया। तो कराची 20 फरवरी 1946, ठीक है ना, वायुसेना में विद्रोह हो गया। लिखो इसको, लिखो कराची में 20 फरवरी 1946 को 20 फरवरी 1946 को वायुसेना के सैनिकों के द्वारा विद्रोह कर दिया गया। सैनिकों के द्वारा विद्रोह कर दिया गया। देखो इनकी प्रमुख मांग थी कि भारतीय सैनिकों एवं अंग्रेज सैनिकों से बराबर का व्यवहार किया जाए। भारतीय सैनिकों एवं अंग्रेज सैनिकों के बीच बराबर का व्यवहार किया जाए। मैंने बताया ना कैसे कैसे व्यवहार करते थे, रहने खाने सब में अंग्रेजों को प्रायोरिटी रहती थी, इन लोगों को निचले लेवल करते थे। ठीक है, अब देखो अब आएगा, अब इन लोगों को लग गया कि अब तो भाई अब उधर से नौसेना विद्रोह हो गया, इधर भी विद्रोह हो गया, एयरफोर्स में भी, और भारत छोड़ो आंदोलन चल ही रहा है। तो अब इन लोगों ने कहा कि अब भाई इनको दे देना ही ठीक रहेगा, इनका देश। ठीक है, तो अब इन्होंने भेजा कैबिनेट मिशन। क्या भेजा, कैबिनेट मिशन। इन्होंने कहा कि ठीक है आप जाइए और इनसे डिस्कस करिए कि भाई तुम दे देंगे हम तुमको, तुम्हारा देश तुम्हें सौंप देंगे, संविधान वगैरह तो बना लो अपने लिए, कैसे चलेगा तुम्हारा देश, नहीं तो हम लोग चले जाएंगे, तब तुम लोग आपस में मारकट मरोगे, तो एक वो बना लोगे कैसे तुम लोग चलाओगे देश को, है ना। तो उन्होंने कहा ठीक है, कैबिनेट मिशन लाते हैं। फिर उसके बाद मुस्लिम लीग को ही बुलाओ, कांग्रेस को ही बुलाओ, कैसे कैसे करना है तो अपने देश में तुम दोनों समझो। तो अब इन्हीं दोनों की नहीं पट रही है। वो बोल रहे हैं वो बोल रहा है कि हमको अलग चाहिए, हम इनके साथ में रहेंगे ही नहीं। कौन बोल रहा है, मुस्लिम लीग वाले। ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई तुम जाओ। फिर कांग्रेस वालों ने अपने लिए अलग से ही क्या किया, सब बनाया, कैबिनेट मिशन का जो भी है संविधान बनाया, सीटें बनाई और चुनाव भी करवाए, सब किए। फिर लास्ट में मुस्लिम लीग को लगा कि नहीं ये तो अकेले चलाए ले जा रहे हैं, फिर वो लोग लास्ट में शामिल हुए। लेकिन उनका मतलब मेन मकसद यही था कि हम तुमको तुम्हारा कोई काम चलने नहीं देंगे। तो उन्होंने कोई उसमें शामिल तो हुए जो कैबिनेट है, लेकिन उसमें क्या है, कोई सरकार में शामिल तो हो गए लेकिन कोई काम चलने नहीं देते थे वो लोग। वित्त मंत्रालय अपने पास रख लिए लियाकत अली, और कोई भी काम वो पारित नहीं होने देते थे। मतलब उनका तब भी काम यही था कि कांग्रेस को अंदर से तोड़ना। तो फिर एक यही रास्ता बचता है भाई, डायरेक्ट कार्रवाई भी हो गई, लड़ाई दंगे भी हो गए, अंदर से भी नहीं चलने दे रहे हो, बाहर से भी नहीं चलने दे रहे हो, उसी बात पे अड़े हुए को हमको अलग देश चाहिए ही। तो फिर लास्ट में क्या फाइनल डिसाइड किया अल्टीमेटली कि ठीक है जाओ तुम्हें अलग देश दे दिया। ठीक है, फिर उनको अलग देश दे दिया। 3 जून योजना के तहत लॉर्ड माउंटबेटन ने अलग देश दे दिया। फिर क्या हुआ, फिर उन लोगों ने अपना अलग संविधान बनाया, है ना, और हमारा संविधान हमारे लिए था। ठीक है, लिखो कैबिनेट मिशन 1946। क्वेश्चन ये है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, 1946 में। ठीक है, देखो इस मिशन का उद्देश्य भारतीय संविधान सभा की स्थापना करना था। भारतीय संविधान सभा की स्थापना करना था। कह दिया कि ठीक है जाओ संविधान बना लो, हम तुम्हें सत्ता हस्तांतरित कर देंगे।
24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। कहाँ पहुंचा? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। इसमें 3 सदस्य थे। इसमें 3 सदस्य थे, ठीक है, लिखो। स्टैफोर्ड क्रिप्स, इसमें 3 आदमी थे। कैबिनेट मिशन में कितने आदमी थे? 3 व्यक्ति, केवल 3 ही आदमी थे इसमें, ठीक है। पहले लिख लो पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, क्योंकि ये क्या थे? यही मेन लीडर थे इनके, ठीक है। पैथिक लॉरेंस, ये नेता यही थे। दूसरे थे कौन? स्टैफोर्ड क्रिप्स, और तीसरा कौन था? A.V. अलेक्जेंडर, है ना। ये नेतृत्व इन्हीं का था, मतलब नेता यही थे, इनके नेतृत्व में भारत आया था। ठीक है, बस हमको इतना लिखना है। उसमें बाकी सारा लिखा हुआ है कि ये नौसेना मंत्री थे, भारत सचिव थे, ये बोर्ड ऑफ ट्रेड, वो कुछ नहीं पूछता है। ये पूछता है कि पैथिक लॉरेंस क्या थे, नेतृत्व तो किसका था? पैथिक लॉरेंस का, समझ गए। अब देखो, तुमको ये चीज़ देखते हुए किसी और चीज़ की याद आई होगी। एक और आया था साइमन कमीशन। क्या आया था? साइमन कमीशन। 7 लोग थे उसमें भी क्या था? पूरे अंग्रेज लोग थे। तो उसको भी यहाँ पे व्हाइट मैन कमीशन कहा गया। उसको यहाँ पे पूरा प्रोटेस्ट किया गया था, विरोध किया गया था, लेकिन वो उनका उद्देश्य कुछ अलग था। और यहाँ पर भी पूरे क्या है? अंग्रेज लोग हैं, 3 लोग हैं, इनका उद्देश्य कुछ अलग है, तो इनका विरोध नहीं किया गया फिर। उनका उद्देश्य क्या था कि हम संविधान की समीक्षा करेंगे, जो 1919 में हम तुमको दिए हैं छूटें, तुम लोग सब इसको छूट पाने के हकदार हो कि नहीं हो, तुमको और दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए, वो समीक्षा करने के लिए आए थे। मतलब राज में कोई कमी नहीं कर रहे हैं, वो राज और मजबूत कर रहे हैं अपना। और यहाँ पे क्या, ये किस लिए आए हुए हैं? ये देने आए हैं हमको संविधान सभा। इसके हिसाब से संविधान सभा बनेगी, फिर हमारे संविधान का निर्माण होगा और उसके हिसाब से हमारा देश चलेगा। मतलब ये हमको शासन देने के लिए आए, अपना शासन मजबूत करने नहीं आए। तो इसलिए इनका कोई विरोध नहीं हुआ। फिर ये आए और अपने काम किया और उसी हिसाब से देश चलेगा। मतलब कि हमारे यहाँ वालों को, दोनों को, मुस्लिम लीग को भी और इनको भी लग गया है कि अब देश का जो हमको देश का शासन हस्तांतरित कर दिया जाएगा, इसलिए कोई विरोध नहीं कर रहा। जबकि ये भी तो व्हाइट मैन कमीशन है। सारे इसमें तीनों व्यक्ति क्या हैं? अंग्रेज हैं। हमारे यहाँ कोई है? नहीं है, ठीक है। अब देखो, यहाँ के लिए अब बनाई गई संविधान सभा। क्या बनाई गई? कैबिनेट मिशन के हिसाब से क्या बनाई गई? संविधान सभा। संविधान सभा जिसमें बनाई गई, अब इसमें संविधान सभा का निर्माण हो गया, ठीक है। संविधान सभा का क्या हो गया? निर्माण हो गया, ठीक है। अब देखो, अब जब संविधान सभा का निर्माण हो गया तो उसमें से सीटें डिसाइड कर दी गई कि ये सीटें, इतनी सीटें यहाँ पे रहेंगी। तो अब चुनाव होगा, उनके हिसाब से क्या हुए? चुनाव। उसके हिसाब से क्या होगा? चुनाव। तो चुनाव में कांग्रेस कितनी जीती और मुस्लिम लीग कितनी जीती? ये देखो, कांग्रेस ने जीता 214 में से 205। कितने जीते? 214 में से 205, मतलब मेजॉरिटी में कांग्रेस ने जीत ली। और मुस्लिम लीग ने जो इसमें से 78 स्थान थे मुस्लिमों के लिए आरक्षित, उसमें 73 जीत लिए। बताओ, मतलब कि कांग्रेस की पकड़ तो अच्छी है, लेकिन मुस्लिम लीग की पकड़ भी काफ़ी अच्छी हो चुकी, क्योंकि मुस्लिमों के लिए जो आरक्षित 78 स्थान, उससे 73 जीत लिए मुस्लिम लीग ने। मतलब कुछ जो कितनी सीटें चली गई? 5 सीटें केवल जो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं, कुछ लोग हैं जो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, केवल वही गए। बाकी 78 में से 73 का मिलना सीट इनको ये प्रदर्शित करता है कि मुस्लिम लीग की जो पहुँच है वो कांग्रेस की ही भांति मुस्लिमों के अंदर हो गई है। पहले तो शुरू में नहीं थी उतनी, जब वो लोग बनाए थे, या जो असहयोग आंदोलन है वो जब डिमांड शुरू की तो उस टाइम पे नहीं थी। लेकिन इस टाइम पे डायरेक्ट कार्यवाही ये सब कर करके क्या किया, अपने भारत छोड़ो आंदोलन में साथ होतना दे करके ये सब मुस्लिमों के लिए क्या कर लिए? अलग से अपना प्रभाव पैदा कर लिए थे। तो 78 में से 73 सीटें कितनी जीत गई थी? ये क्वेश्चन है। कितनी? कांग्रेस कितनी जीती, मुस्लिम लीग कितनी जीती? ठीक है, लिखो।
लिखो, कैबिनेट मिशन के अनुसार, कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा के निर्माण के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के पश्चात हुए चुनावों में कांग्रेस ने 214 में 205 सीटें जीती। 214 में से ऐसे कर लो ना, 205/214 कर लो, वो उतना ही हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 205/214, इसका मतलब ये हो जाएगा 214 में से 205 मिली। ठीक है, तथा मुस्लिम लीग ने 73/78 सीटें जीती। ठीक है, इसका मतलब भी यही हो जाएगा, 73/78 का मतलब ये हो जाएगा कि इतने में से इतनी जीती। मुस्लिम लीग ने 73/78 सीटें जीती। ठीक है, ये लिख गया। अब देखो, अब इनको लग गया कि हमारी, अब ये जनमत जान गए कि मतलब 73 सीटों जो मुस्लिमों के लिए रिजर्व थी, तो हमने 78 में से 73 सीटें जीती, मतलब हमारी मेजोरिटी है, हम जो कहेंगे वही होगा। अब इनका कहना है कि हम संविधान हमको नहीं चाहिए। क्या कहना है इनका? संविधान हमको नहीं चाहिए। इनका कहना है कि हमको अलग देश चाहिए, सीधे सीधे हम तुम्हारे अंडर में रहेंगे ही नहीं, तुम्हारे साझेदारी वाला खाता हम चलाएंगे ही नहीं। ठीक है, हाँ वही ममता बनर्जी ऐसे काम था इनका। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि हम साझेदारी वाला बिल्कुल भी नहीं चला सकते हैं। तो अब इन्होंने कह दिया कि अगर ठीक है, हमको तुम लोग ऐसी बातचीत करने से नहीं दे रहे हो, तो हम डायरेक्ट कार्रवाई करेंगे। क्या करेंगे? डायरेक्ट कार्रवाई, मतलब लड़ाई भिड़ाई, मारकूट, गला मार, यही सब करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, 16 अगस्त 1946, क्या किया था, 16 अगस्त 1946 इन्हें सीधी कार्यवाही दिवस मनाया, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, या इसी को बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन डे। क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्ट एक्शन डे, मतलब मारकूट मतलब लीग वाले नहीं, जनता को भड़का दिए कि तुम लोग हिंदुओं से अलग हो और हमें अलग देश से जिसको चाहिए तो उस हिंदुओं को मारो। तो वो लोग मारने काटने लगे। अब उसके सुप्रीम लीडर का जो आदेश मिल जाएगा तो करेंगे, वही करेंगे, है ना। तो धर्म के लिए तो हर कोई जान देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो वो लोग भी क्या किए, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। और बंगाल में 2 जगह जहाँ पे मुस्लिमों की आबादी है, कहाँ पे, एक तो इधर है बंगाल में, दूसरा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। तो यहाँ पर मारकाट चालू हो गई। क्या चालू हो गई? मारकाट। और इसके प्रति उत्तर में जब फिर यहाँ बिहार में और यहाँ भी हो गई, तो मतलब उत्तर भारत में पूरा हिंसा फैल गई। ठीक है, तो लिखो, मुस्लिम लीग ने, लिख लियो, नहीं लिखे ना, मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस या डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। या डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। ठीक है, देखो, इससे बंगाल एवं इसको क्या बोलते थे उस टाइम, लाहौर, लिखो, बंगाल एवं लाहौर जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में मारकाट चालू हो गई। लाहौर जैसे मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में हिंदुओं को मारा जाने लगा। ठीक है, तो ये होगा। अब लिखो, इस टाइम बंगाल का मुख्यमंत्री सुहरावर्दी थे। इस टाइम बंगाल के मुख्यमंत्री सुहरावर्दी थे।
अब देखो बंगाल के मुख्यमंत्री कैसे हैं, वो सारी सरकारों ने तो इस्तीफा दे दिया 1939 में ही, लेकिन मुस्लिम लीग ने नहीं दिया था। उन्होंने कह दिया हमसे कोई लेना देना नहीं तुम्हारा, हम अलग चीज़ हैं। तो वो अपने मुख्यमंत्री बनाए रह गए थे, क्योंकि बंगाल में किसकी सरकार थी, मुस्लिम लीग की। और वो उनके जो मुख्यमंत्री का उन्हें सुहरावर्दी, और बाकी जो इनकी सरकार थी जो 7 राज्यों में किसकी, कांग्रेस की थी। तो इन लोगों ने तो द्वितीय विश्व युद्ध जैसे शुरू हुआ, इन लोगों ने सेना भेज दी बिना पूछे आछे। तो इन्होंने कह दिया कि हम तो भाई हम तुम्हारे शासन में रहेंगे नहीं, हम सारे अपने सरकारों से इस्तीफा दिलवा दिए। लेकिन मुस्लिम लीग अपना अलग रूप अपनाती थी। उन्होंने क्या किया, हम इस्तीफा नहीं देंगे, हमारा मंत्री रहेगा। तो मुस्लिम लीग का मुख्यमंत्री कौन है अभी बंगाल में, सुहरावर्दी। और उसने डायरेक्ट एक्शन डे को सपोर्ट किया, उसने पुलिस को कुछ बोला नहीं, बाकी मार काट क्या हो गई, चालू हो गई। ठीक है, ये देखो अब जब मार काट चालू हो गई तो अब यहाँ पे क्या लगा कि भाई इनको दे ही देना ठीक है। ठीक है, तो अब लिखो 3 जून 1947 को 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत, लिखो रुको ये मत लिखो, ये लिखो 3 जून योजना, 3 जून योजना या माउंटबेटन योजना, 3 जून योजना या माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान नाम के 2 अलग राष्ट्र अस्तित्व में आए। पाकिस्तान नाम के 2 अलग राष्ट्र अस्तित्व में आए। ठीक है, देखो क्वेश्चन पूछा 3 जून योजना क्या है। 3 जून योजना ये है कि 3 जून को ही लॉर्ड माउंटबेटन जो वायसराय था उस टाइम का, उसने कहा कि इनकी बन नहीं रही है, इतना लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, पब्लिक का नुकसान हो रहा है, तो इनको अलग कर देना है। तो उसने प्रस्ताव पेश किया, ठीक है हम इनको अलग कर देते हैं। तो इसी को बोलते हैं 3 जून योजना या भारत के विभाजन की योजना। ठीक है, ये 2 मतलब अलग राष्ट्र अस्तित्व में आ गए। अब आगे लिखो, लिखो गोविंद बल्लभ पंत ने कांग्रेस की बैठक में 3 जून योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया। स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया। देखो अभी तो 3 जून योजना तो इन्होंने कह दी है, लॉर्ड माउंटबेटन ठीक है विभाजित कर देते हैं, लेकिन उसको मानना भी तो जरूरी है। हमारी कांग्रेस मानेगी कि वो तो पहले ही माने बैठी है मुस्लिम लीग, तो कांग्रेस को तो मानना पड़ेगा ना। तो उसके लिए किसने, कांग्रेस की बैठक हुई कि भाई इनका ये 3 जून का जो योजना दे रहे हैं उसको मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अभी तक ये लोग नहीं मान रहे हैं। ठीक है, तो बैठक हुई, सबके बोले, सब मंथन किया गया और गोविंद बल्लभ पंत ने कहा कि ठीक है भाई, इनका प्रस्ताव इन्होंने पेश किया। और समर्थन किसने किया, समर्थन अब कर दिया है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। किसने कर दिया है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। लिख लो, और इस प्रस्ताव का समर्थन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया। और इस प्रस्ताव समर्थन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया। ठीक है, अब लिखो, गांधी, नेहरू तथा पटेल ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया। समर्थन किया, किंतु फिर भी 161 सदस्यों ने विरोध में मत डाले। विरोध में मत डाले, विरोध में मत डाले मतलब कि विभाजन नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखो
योजना को प्रस्तावित किसने किया? माउंटबेटन ने। किसने कहा ठीक है बांट देते हैं, ठीक है बांट देते। तो संविधान में पेश किसने किया? गोविंद वल्लभ पंत ने। ये ऐसा करते हैं कि बहुत मारकाट मच रही है, स्वीकार कर लेना चाहिए। और समर्थन किसने कर दिया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। इन्होंने कहा ठीक है मैं पक्ष में तो नहीं हूँ लेकिन फिर भी ऐसे हो रहा है। और गांधी पक्ष में नहीं थे। इन्होंने कहा था कि अगर बंटवारा होगा देश का तो मेरी लाश पर से होगा। किसने कहा? गांधी ने, ठीक है। तो इसके बाद पटेल भी नहीं थे विभाजन के पक्ष में, और नेहरू भी नहीं थे, ठीक है। लेकिन इन तीनों ने बेमन से स्वीकार कर लिया। लेकिन कांग्रेस समिति में जब बैठक हुई तो वहाँ बहुत सारे सदस्य थे, तो फिर भी उन आधे से ज़्यादा लोग नहीं चाहते थे कि विभाजन हो। तो 161 सदस्यों ने क्या किया? विरोध में मत डाला था कि हमको विभाजन नहीं चाहिए। हालांकि देश के टॉप लीडर्स हैं वो मत में हैं, और इन्होंने कहा कि ठीक है हो जाने दो, लेकिन फिर भी लोग नहीं मान रहे। उनका देश से जुड़ाव इतना गहरा है, जैसे किसी एक बाप को बोलो कि अपने बेटों में किसके पक्ष में जाओगे, अलग कर दो, तो वो नहीं मानेगा शुरू में, क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है ना। लेकिन फिर भी कुछ उपद्रवी तत्व जो हैं वो क्या करते हैं? हंगामा करते हैं। तो लगता है ठीक है ये शांत हो जाएगा कुछ दिनों में, तो बंटवारा नहीं कर दे। तो इसलिए, और जब पाकिस्तान बना भी था तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान इसलिए गए थे, टेम्परेरी गए थे। वो लोग बोलते चलो 2-4 साल में तो सब वापस ही आ जाएंगे, पाकिस्तान हिंदुस्तान में मिल जाएगा। कुछ लोगों का तो ये कहना था कि ठीक है अभी तो कर देते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद तो ये तो ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाएंगे हमसे अलग, तो जो हिंदुस्तान में इनको मिलना ही पड़ेगा। तो बहुत सारे इधर से मुस्लिम जो ट्रांसफ़र होकर उधर गए थे, वो अपनी सारी ज़मीनें घर सब छोड़ के इधर गए थे, और अपने एक आदमी रख के इधर गए थे कि हम कुछ दिन में आएंगे इधर, फिर क्या कर देंगे वो कर लेंगे। इवन कि जिन्ना की जो बेटी थी वहाँ भी इन्होंने इंडिया में विवाह किया था, एक हिंदू व्यक्ति से इन्होंने विवाह किया, कि उनको लगा कि ठीक है पाकिस्तानी तो मिल ही जाएंगे। किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि लोग अलग अलग हो जाएंगे, और उनको लगा कि अगर कुछ दिन है तो ज़्यादा दिन तक ये लोग चला पाएंगे नहीं, क्योंकि टॉप लीडर्स तो वहाँ पर हैं, सारे रिसोर्सेस तो वहाँ पर हैं, सब चीज़ तो वहाँ पर है, तो फिर कुछ दिन में ये लोग टूट फूट के उन्हीं से मिल जाएंगे। तो जो उधर के लोग इधर आए तब भी ऐसे आए कि कुछ दिन में हम आ जाएंगे वापस, इधर के लोग उधर गए तब भी आए कि टेम्परेरी हम जा रहे हैं, कुछ दिन में वापस आ जाएंगे। लेकिन फिर बाद में पता चला धीरे धीरे दायरा बढ़ता गया और कोई फिर वापस नहीं गया, और धीरे धीरे जहाँ भी अभी भी बहुत सारी संपत्तियाँ पाकिस्तान की यहाँ मौजूद हैं और इधर की इंडिया वालों में मौजूद है। तो अब उनको सरकार घोषित कर रही है दुश्मन देश की संपत्ति। क्या घोषित कर रही है? दुश्मन देश की संपत्ति है, और उनको सरकार कब्जे में ले रही है, ठीक है। तो अभी बहुत सारी संपत्तियाँ पाकिस्तान की, देखो जिन्ना हाउस यहाँ है, बहुत सारी संपत्तियाँ पाकिस्तान वालों की अभी भी यहाँ है। तो इसीलिए क्योंकि लोग परमानेंटली गए ही नहीं थे, लोगों को लगता था कि कुछ दिन में हम वापस आ जाएंगे अपने घर, ठीक है। तो इस तरीके से टेम्परेरी उनका जो माइग्रेशन वो हुआ था, ठीक है, समझ गए। तो ये इसमें से पूछ लेता कितने लोगों ने विरोध में वोट किया था, तो इतने लोगों ने। अब देखो विरोध किसने किसने और किया था, तो लिख लो कुछ। विरोध करने वाले नेताओं में से पुरुषोत्तम दास टंडन एवं मौलाना हफीज उर रहमान प्रमुख थे। पुरुषोत्तम दास टंडन एवं हफीज उर रहमान, हफीज लिख लो, हफीज उर रहमान प्रमुख थे। ठीक है, देखो कांग्रेस वाले स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन लीग वाले बहुत अच्छे से स्वीकार कर रहे हैं। लिखो, मुस्लिम लीग में 3 जून योजना को बहुमत से स्वीकार किया गया। मुस्लिम लीग की बैठक में लिख लो, मुस्लिम लीग की बैठक में मुस्लिम लीग की बैठक में 3 जून योजना को बहुमत से स्वीकार किया गया। ठीक है, लिख लो, 400 में से केवल 10 वोट विरोध में पड़े। स्वीकार किया गया 400 में से केवल 10 वोट विरोध में पड़े। ठीक है,
अब देखो, अब ये सब विरोध का पता चल गया कि ठीक है हमको अलग अलग होना है, तो अब इन्होंने क्या किया, 3 जून योजना के तहत आपके भाई कांग्रेस से भी पूछ लिया गया कि तुम, उन लोगों ने कर दिया, ठीक है पारित कर दिया, चाहे मुश्किल से ही किया, लीग वालों ने पारित कर दिया, ठीक है हमको अलग अलग देश चाहिए। तो अब यहाँ से क्या होगा, अब वायसराय भी कन्विंस्ड हो गया, क्या कन्विंस्ड हो गया वो कि ठीक है इनको अलग देश दे देते हैं। तो वायसराय के हाथ में नहीं है अभी कि वो पूरा अलग देश बना दे, वो सीधा पूछेगा कहाँ से, ब्रिटिश से। वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में यहाँ से विधेयक पेश करवाएगा वहाँ पे कि ठीक है ये लोग सहमत हैं और इनको अलग देश दे दिया जाना चाहिए, ठीक है। मतलब वो अपने होल सोल मालिक नहीं है वो, मतलब वो कहाँ से पूछेगा अभी, ब्रिटिश संसद से। ब्रिटिश संसद पूछेगा। तो 4 जुलाई 1947 क्या किया गया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पेश कहाँ किया गया, ब्रिटिश संसद में। कहाँ पेश किया गया, मुझे लगता था ये क्या है, जब ये लोग सोच लिए कि हमको अलग अलग होना है, 3 जून योजना कर ही लिए, तो फिर इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है, इसकी क्या ज़रूरत है कि अभी वायसराय तो सोच लिया, लेकिन होल सोल मालिक इंडिया का नहीं है वो, ठीक है। वो कौन मालिक है, मेन ब्रिटिश संसद, वो जो उसको वहाँ पे जो उसको आदेश मिलेगा वही करेगा। तो इसने क्या किया, फिर वहाँ पे विधेयक पेश किया, करवाया यहाँ से, ये बोला होगा कि ठीक है ये लोग सहमत है, तो उन्होंने विधेयक एक बनाया, जो विदेश सचिव बैठा रहता था, भारत का सचिव, और उसने वहाँ पे पेश किया कि देखिए ये लोग ऐसे ऐसे करना चाहते हैं तो इनको दे देना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। 4 जून को उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर और राजा वहाँ सब ठप्पा लगा के इनको दे दिया, लो कानूनी अनुसार डिवाइडेशन हो गया है, अब इनको बता दो कि ये तुम्हारा है, यहाँ से तुम्हारा है। और यहाँ पर फिर एक आदमी भेज दिए रेड क्लिफ को कि जाओ इनकी बाउंड्री डिसाइड कर दो कि यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा है, यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा, बंटवारा हो गया। पटवारी नहीं आ जाता है, बंटवारा जब बोलते हैं तो पटवारी तो यहाँ से यहाँ तक बांट देता हूँ। तो वहाँ से क्या कर दिए, रेड क्लिफ को भेजे। किसको भेजे, रेड क्लिफ को, ठीक है। तो यहाँ पर है, और ये है क्या है, लंदन, लंदन या ब्रिटेन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्वतंत्रता विधेयक यहाँ पेश किया गया, और जब ये वैलिड करेंगे उसको कि हाँ अब स्वतंत्रता दी जाती है, तब कंप्लीट स्वतंत्रता दी जाएगी। वायसराय के कहने से नहीं होगा। वायसराय इंडिया का हेड जरूर है, लेकिन कंप्लीट हेड नहीं है। कंप्लीट हेड कौन है, भारत, ये जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, ठीक है। तो इसको लिख लो। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया, ठीक है। तो ये बहुत पूछता है कि कब पेश किया गया भारतीय स्वतंत्रता विधेयक। अब लिख लो, 18 जुलाई को उस पर ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर हो गए। हालांकि ये बहुत नहीं पूछता है, बस ये पूछता है पेश कब किया गया, ठीक है। लेकिन लिख लो 18 जुलाई को उस पर ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर हो गए। इसके अनुसार देश को दो डोमिनियनों डोमिनियन क्या होता है बताता हूँ, ठीक है। देश को 2 डोमिनियनों में बांट दिया गया। कौन कौन से डोमिनियन थे, एक था भारत और दूसरा था पाकिस्तान। कहीं कहीं क्वेश्चन ये दे देगा कि जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में, तो उसका वर्डिंग क्या थी कि भारत को 2 डोमिनियनों में बांटा जाता है, या भारत को, हिंदुस्तान को 2 देशों में बांटा जाता है, या 2 राज्यों में बांटा जाता है। तो एग्जैक्टली इसकी वर्डिंग याद रखना जरूरी है कि 4 जुलाई 1917 को जो 18 को पारित हुआ था, उसके अनुसार भारत को 2 डोमिनियन राज्यों में बांटा गया था। किसमें बांटा गया था, डोमिनियन मतलब होता है कि एरिया है, उसकी कंप्लीट प्रभुसत्ता उसी राज्य के हाथ में है, कोई दूसरा उसके ऊपर शासन नहीं कर सकता, दूसरा उसको आदेश नहीं दे सकता। अभी तक कहते डोमिनियन नहीं थी, ठीक है ना। तो इसलिए क्या किस में बांट दिया गया, डोमिनियन में बांट दिया गया, ठीक है। डोमिनियन मतलब प्रभावशील, जो अपना प्रभाव खुद रखता है, किसी और के प्रभाव में नहीं रहता, ठीक है। तो लिखो, इस तरह से 14 अगस्त को पाकिस्तान डोमिनियन
14 अगस्त को पाकिस्तान डोमिनियन एवं 15 अगस्त को भारतीय डोमिनियन की स्थापना हुई। अगस्त को पाकिस्तान डोमिनियन, हाँ, 15 अगस्त को भारतीय डोमिनियन की स्थापना हुई। 15 अगस्त को भारतीय डोमिनियन की स्थापना हुई। ठीक है, देख लिए। अब देखो, जब हमारा देश स्वतंत्र हो रहा है उस टाइम पे भारत का, अब दो व्यक्ति वहाँ पे महत्वपूर्ण है ब्रिटेन में, एक तो है ब्रिटेन का राजा और एक है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ब्रिटेन का राजा कौन है उस टाइम पे और उस टाइम पे पीएम कौन है? तो पीएम कौन है उस टाइम पे बताओ? पीएम है क्लीमेंट एटली। क्या है? क्लीमेंट एटली, जो कि लेबर पार्टी का है। कौन सी पार्टी का है? लेबर पार्टी। और लेबर पार्टी वाले थोड़ा उदार रहते हैं, इसलिए उन लोगों ने सत्ता को स्वीकार किया कि चलो भारतीयों को दे देनी चाहिए। इस पार्टी का नाम लेबर है? पार्टी का नाम है लेबर पार्टी। नहीं, वो लेबर नहीं है, वो लेबर है नहीं, वो लेबर पार्टी का। हाँ, वो मजदूरों के प्रति मतलब वो वैसे अच्छा बिहेव करते हैं, मतलब समानता में यकीन रखते हैं, इसलिए वो लोग किसी को चूसने में यकीन नहीं रखते कि राजस्व वगैरह सब बहुत ही, इसलिए लोग थोड़ा उदार व्यक्तित्व के हैं लेबर पार्टी, इसलिए इन लोगों के शासन में क्या आ गया? सत्ता दे दी गई। अदरवाइज इसके पहले जो कौन था, एक क्लीमेंट एटली के पहले एक कोई था, उसने कहा था कि हिंदुस्तान को हमने इसलिए नहीं कब्जा किया कि उनको आसानी से छोड़ दें। ठीक है, इसके पहले जो प्राइम मिनिस्टर था उसका नाम याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये लोग, इसका ये भी रीज़न था कि हम लोग को आज़ादी मिली, क्योंकि ये क्या था, ये लेबर पार्टी का था और वो लोग उदार व्यक्तित्व वाले थे। ठीक है ना, मतलब वो इंसानियत, ह्यूमैनिटी में यकीन रखते थे, तो इसलिए इन लोगों ने छोड़ दिया। और राजा कौन था यहाँ पे? यहाँ पे राजा है जॉर्ज सिक्स्थ। कौन सा है? जॉर्ज सिक्स्थ। ठीक है, जॉर्ज द सिक्स्थ, ये राजा वहाँ पे अभी। ठीक है, देखो जॉर्ज पंचम किस टाइम पे था? जॉर्ज पंचम जब भारत आया था तो उस टाइम पे कब आया था? 1912 में था वो, फिर मर और गया होगा। ठीक है, तो अभी कौन है राजा? जॉर्ज सिक्स्थ। तो उस टाइम का राजा है जॉर्ज सिक्स्थ और ब्रिटेन का पीएम है क्लीमेंट एटली। लिख लो इसको, और वो है लेबर पार्टी से। क्या टाइम क्या वो बताना एक बार? 10:35 पक्का ना? 11 बजे तक खींचते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हुआ, समझ गए? तो अब दोनों क्या हो गए? देश अलग अलग हो गए। ठीक है, ये सब कुछ विधिवत अलग हो गया। अब देखो, अब इधर जो संविधान सभा बनी थी, संविधान सभा बनी है, तो इन लोगों ने कर लिया, उसी के हिसाब से क्या कर लिया? अंतरिम सरकार बना ली। किसने? कांग्रेस वालों ने, अपने देश के लिए। अब वो लोगों ने कहा कि हम तुम्हारे हिसाब से क्यों चले, हम अपना संविधान सभा गठित करेंगे, फिर अपना संविधान बनाएंगे, फिर अपने इधर लागू करेंगे। तो उन लोगों का तो अलग ही हो गया। अब हमको उन लोगों का नहीं पढ़ना है, अब हमको कितना पढ़ना? अपने इंडियंस का पढ़ना है कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ, उसके मंत्री कौन कौन थे और उसको कौन कौन सा विभाग मिला हुआ था। ठीक है, लिखो, देखो, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन, नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 1946 को हुआ। सितंबर 1946 को हुआ, ऐसे लिखो, 2 सितंबर 1946 को हुआ। दो सितंबर 1946। अच्छा, मतलब अभी कैबिनेट वाली मिशन वाली योजना के तहत ही चल रहे हैं। ठीक है ना, अभी उन्होंने 3 जून योजना पेश नहीं की है, अभी क्या चल रहे हैं? अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार मतलब क्या होता है? खुद की सरकार नहीं, खुद की नहीं होता है, ये होता है टेम्परेरी सरकार। क्या होता है? अंतरिम बजट, टेम्परेरी बजट, 1-2 महीने के लिए अंतरिम काम है ये, मतलब कि अंतरिम मतलब अंदर का नहीं होता है, अंतरिम मतलब टेम्परेरी। इंटरिम, इंग्लिश में भी इसको क्या बोलते हैं? इंटरिम। इंटरिम गवर्नमेंट, क्या बोलते हैं इसको? इंटरिम गवर्नमेंट। ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट। तो ये हो, तो इंटरिम गवर्नमेंट अभी कौन कौन है? अभी कांग्रेस भी है और उसमें
मुस्लिम लीग भी है, ठीक है। तो 2 सितंबर 1946 को कब हुआ ये कांग्रेस इसमें शामिल हुई, और मुस्लिम लीग कब शामिल हुई थी इसमें? इनको लगा कि ये तो बनाए ले रहे हैं, तो मतलब कहीं फ़ायदा ना ले जाएं, तो फ़ायदा तो नहीं लेना चाहिए, हम लोग कुछ ना कुछ नुकसान तो इनका खरीदेंगे, तो ये भी शामिल हो गए। कब हुए? 26 अक्टूबर 1946। कब शामिल हुए? 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग वाले शामिल हुए, मतलब बाद में शामिल हुए, और वो भी काम खराब करने के लिए। तो लिख लो इसमें, क्या लिख लियो? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सरकार गठन हुआ, तो 26 अक्टूबर 1946 को इसमें मुस्लिम लीग शामिल हुई, ठीक है। अब मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल हुए। कितने शामिल हुए? 5, ये इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल हुए। इन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हारी सरकार में आते हैं। देखो 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। 27 मार्च 1947 को पाकिस्तान दिवस, पाकिस्तान अभी बना नहीं है, ठीक है, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, डायरेक्ट कार्यवाही दिवस मना रहे हैं 16 अगस्त 1946 को, और 27 मार्च 1947 क्या मना रहे हैं? पाकिस्तान दिवस। इंडिया में रहते हुए ही एक राजद्रोह का काम ही कर रहे हैं, अलग देश की मांग उठा रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या कर दिया, पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया, ठीक है। अब लिखो, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? JB कृपलानी। देखो अब जैसे स्वतंत्रता मिल रही है तो हर चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर कौन है उस टाइम, प्राइम मिनिस्टर कौन है, गवर्नर जनरल कौन है अंतिम, ठीक है, और उस टाइम में ब्रिटिश का कौन है प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटिश का राजा कौन है जब मिली हमको, मुस्लिम लीग का कौन है, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब लिखो, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ। तो अब इसमें ये लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। तो अध्यक्ष लिखना चाहिए ना, इस संस्थापक को लिखना चाहिए, क्योंकि वो तो स्थापित मतलब दोनों ही चीज़ें स्थापित हो गई, मतलब स्थापित गांधी जी ने कर दिया, फिर उसके बाद में देख रेख कौन किया? घनश्याम दास बिरला, ठीक है, ऐसा है वो। हम लोग जब जाते हैं दिल्ली में ना तो उधर हरिजन सेवक संघ पड़ता है, हम लोग देखते थे, बोलते अच्छे महात्मा गांधी ने, तो उस टाइम की फीलिंग आ जाती है, इस टाइम की लगता है कि आज़ादी के दौर पे हम लोग चल रहे हैं, तो लिखा रहता है हरिजन सेवक संघ स्थापित बाई महात्मा गांधी, ठीक है, लिखो। तो ये क्या लिखे हो, हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी की, और उसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। स्थापित हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। दास बिरला थे। दलितों के उद्धार के लिए महात्मा गांधी जी ने भी काम किया, ठीक है। जब BR अम्बेडकर जी से इनकी क्या हो गई थी, सुलह हो गया था, है ना, कि ठीक है भाई तुम भी दलितों के उद्धार के लिए काम करोगे, हम भी करेंगे। उसी दौरान इन्होंने किया था हरिजन सेवक संघ की स्थापना, ठीक है। तो महात्मा गांधी का काम अछूत उद्धार स्पेशली करते थे, वो जाति व्यवस्था में नहीं मानते थे, है ना। और तो जाति व्यवस्था में क्या है कि कहते थे कि अछूतों को इस तरीके से, उन्होंने अछूतों को ही नाम दिया था हरि के जन। किस नाम दिया था? मतलब ये हरि के जन है, मतलब भगवान के प्यारे लोग हैं, हरिजन हैं, ठीक है। तो इसलिए हरिजन नाम किसने दिया है? महात्मा गांधी ने दिया। और इन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना भी कर दी कि हरिजनों का, अछूतों का उद्धार किया जाएगा, और वो इस मतलब दलितों की बस्तियों में जाते थे, साफ सफाई कार्यक्रम भी करते थे। तो इस तरीके से मतलब उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका थोड़ा ईगो जब सामने आ जाता था तो बाकी लोगों से टकराव हो जाता था, फिर वो अपने ही सुनते थे, है ना। अब लिखो, गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार त्यागपत्र दिया।
कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार त्यागपत्र दिया था। मतलब क्या है, कांग्रेस से जुड़े रहते थे, हाँ, 2 बार रिजाइन। अब समझ लो फिर जुड़ क्यों जाते थे। इनका ऑरा जो है, इनका प्रभाव इतना ज़्यादा था महात्मा गांधी का कि ये कांग्रेस से भी ज़्यादा बड़े थे। मतलब कि अगर कांग्रेस नहीं भी होती तब भी आंदोलन चला लेते, इतना बड़ा था। तो इसीलिए इनको अध्यक्ष बनने की जरूरत नहीं पड़ी ना, केवल एक ही बार अध्यक्ष बने। कब? 1924 में बेलगांव कर्नाटका के अधिवेशन में अध्यक्ष बने। उसके बाद इनको अध्यक्ष बनने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जयपुर जो कहते थे वैसे ही हो जाता था। मतलब कांग्रेस अध्यक्ष भी उन्हीं के इशारे पे चलता था, है ना। तो उनको अध्यक्ष बनने की जरूरत है नहीं है। जैसे कि अभी देखो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, है ना, दिवंगत प्राइम मिनिस्टर। तो जो पार्टी वाले कहते थे वही करते थे बेचारे। तो पार्टी वाले को प्राइम मिनिस्टर बनने की जरूरत है नहीं है। वो किंग मेकर है अपने आप में, वो जो कहेगा वही होगा, है ना। तो ऊपर से उसको और फायदा हो जाता है। कुछ अच्छा काम हुआ तो उसने कराया, और गलत काम हुआ तो प्राइम मिनिस्टर ने करवाया, जैसे अंग्रेज करते थे, है ना। द्वैध शासन का सिद्धांत अपनाते थे ना, तो वैसे ही तो गांधी जी भी यही हैं, ठीक है। तो मतलब इनको ज़रूरत ही नहीं है। तो इनका जब कभी मूड खराब होता था तो इस्तीफा ही दे देते, चलो हटाओ, नहीं रहना मुझे कांग्रेस में, ठीक है। तो इसलिए क्या है, इस्तीफा दे देते। एक बार तो इन्होंने कह दिया कि मैं कांग्रेस की पतन की इच्छा रखता हूँ, कि ऐसा चले कि कांग्रेस हो ही ना। क्योंकि उस टाइम पे क्या है, बहुत सारे लोग कांग्रेस में भ्रष्टाचार करने लग गए थे। जब सरकार बन गई थी कांग्रेस वालों की, अंग्रेजों के अंडर भ्रष्टाचार करने लगे, अपने अपने मन का काम करने लगे, सत्ता पे जाने के लिए मतलब वो लालायित होने लगी, जनता की सेवा कर ही नहीं रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस खत्म ही हो जाए। तो इसलिए मेंस का क्वेश्चन है कि गांधी ने ऐसा क्यों कहा, या गांधी जी खुद ही चाहते थे कांग्रेस खत्म हो जाए, तो ऐसा क्यों चाहते थे। तो अब ऐसा नहीं कि ख़त्म करना चाहते हैं, वो एक फ्रस्ट्रेशन के मारे कह देते हैं। ऐसे नहीं कि बच्चा जब कोई वैसे काम नहीं करता, सही काम नहीं करता, जब घर का लड़का है सही काम ना करे, तो कह देते हैं ना कभी कभार कि मैं चाहता हूँ कि चला मर ही जाए तो अच्छा। लेकिन वो अंदर से क्या चाहते हैं कि मरे नहीं चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि कुछ भागिन जाए यहाँ से, हमारी नज़रों के सामने से दूर हो जाए। लेकिन वो क्या चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। तो अब जिस कांग्रेस को पाल पोस के उन्होंने इतना दूर तक पहुँचाया है, उसको पतन की इच्छा तो नहीं करेंगे वो। लेकिन वो एक जैसे फ्रस्ट्रेटेड मैनर में कह देते थे कि मैं चाहता हूँ कि ये ख़त्म ही हो जाए कांग्रेस तो अच्छा। जो कि कांग्रेस का इतना पूरे इंडिया का इतना बड़ा संगठन है, पूरा ऑल इंडिया लेवल का, और जो आज़ादी की ओर अग्रसर है और आज़ादी मिलने ही वाली है, वो उसको ख़त्म करने की इच्छा क्यों करेंगे। लेकिन वो कह देते थे, क्योंकि जैसे कोई बिगड़ायल बच्चा होता नहीं सुनता माँ बाप की, है ना, तो कह देते हैं कि कभी कभार कि इससे बढ़िया तो मर ही जाए तो अच्छा ज़्यादा, है ना। मेरे घर में अभी था एक ऐसे कुछ कार्यक्रम हुआ, बहुत ही बुरा लगा। मतलब वो लड़का क्या है कि मतलब अपने माँ बाप की सुनता ही नहीं, तो उन्हीं को गाली देता था। थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो गया था, है ना, तो उन्हीं को गाली देता था। वो लोग सोचे कि जानबूझ के कर रहा हो, तो फिर कहते थे कि इससे बढ़िया लगता है कि कहीं ना कहीं लगता है कि मर ही जाए तो अच्छा, और रोते थे, है ना। तो क्या करें, अब मजबूरी में कह रहे हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि वो उसके मरने की वो कामना कर रहे हो, है ना। तो इस तरीके से गांधी जी ने क्या कह दिया कि सदस्यता से इस्तीफा भी दे देते थे और कह देते थे कि कांग्रेस के पतन की इच्छा करता हूँ। तो कहीं ऐसा स्टेटमेंट आ जाए कि किसने कहा था कि कांग्रेस के पतन की इच्छा मैं करता हूँ, महात्मा गांधी ने। लिख दो इसको, ये एक स्टेटमेंट आया हुआ है, लिखो, मैं कांग्रेस के पतन की इच्छा रखता हूँ, महात्मा गांधी। ठीक है, दूसरा लिखो, दल विहीन राज्य की परिकल्पना, महात्मा गांधी। दल विहीन राज्य की परिकल्पना, महात्मा गांधी ने ये कहा था कि मैं चाहता हूं कि राज्य में कोई पार्टी हो ही ना, बिना दल के चले सब कुछ। और उन्होंने बताया था कैसे कैसे चलेगा। ये क्वेश्चन पूछा, दल विहीन राज्य की परिकल्पना सबसे पहले किसने की, महात्मा गांधी। फॉलोड बाई जयप्रकाश नारायण। महात्मा गांधी एंड जेपी, दूसरा लिख लो, महात्मा गांधी देन जेपी। ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। तो दल विहीन राज्य की परिकल्पना किसने की, महात्मा गांधी ने। उसके बाद किसने की, जेपी ने। तो पहले उन लोगों ने, आयोग वालों ने जेपी कर रखा था, और मैंने क्या अच्छे से पढ़ रखा था मेंस में कि महात्मा गांधी ने ऐसे कहा है, तो मैंने महात्मा गांधी को लगाया। पता चला उन लोगों ने गलत कर दिया। फिर उसके बाद जब बहुत सारा वो देते हैं ना, एविडेंसेस देते हैं उनको आयोग को, फिर उन लोगों ने दोनों को सही किया था, महात्मा गांधी को भी, जेपी को भी, ठीक है। तो और कांग्रेस के पतन की इच्छा महात्मा गांधी, और दल विहीन राज्य की स्थापना महात्मा गांधी, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे इन लोगों ने किया। आगे लिखो, जब उनको छोड़ना ना कहीं रुकना बाहर, ठीक है, क्योंकि एक आदमी इंक्वायरी आ सकती है। मैं थोड़ा वहाँ से रांची की इंक्वायरी करके आ रहा हूँ, ठीक है, जाओ।
ठीक। और कार्ड ले आए आज। है कार्ड। खोल ले नीचे। ठीक। ठीक हो, अब लिखो, बांटो और राज करो का नारा की नीति अंग्रेजों ने अपनाई। बांटो और राज करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई। डिवाइड एंड रूल किसकी नीति थी? अंग्रेजों की। ठीक है, लेकिन बांटो और छोड़ो, लिखो एक नीति और थी, बांटो और छोड़ो की नीति मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने अपनाई। ठीक है, देखो 1942 में महात्मा गांधी ने इस टाइम क्या था, अगर मुझे कांग्रेस, इन्होंने कहा था कांग्रेस मर जाए तो अच्छा है, दल विहीन राज्य हो। इन्होंने कहा था कि मैं अगर चाहूँ तो मैं देश की बालू से भी कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ, क्योंकि इनका जो एक व्यक्तित्व था ये कांग्रेस से ज़्यादा प्रभावशाली था। तो उनको लगता था मैं कहीं भी जाऊँगा लोग, लाखों लोग इकट्ठे हो जाएँ, कांग्रेस से कोई ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, तो लिखो, मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ, महात्मा गांधी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही करते हैं।